ससुराल में कैसे बदल गई आरती की जिंदगी। बज्जात औरत, शर्म नहीं आती तुझे मुझे मना करते हुए। तेरी हिम्मत कैसे होती है मुझे मना करने की। हर रात यही नखरे करती है, हर रात तुझे बताना पड़ेगा कि पति परमेश्वर होता है। एक तो बेटी पैदा करके दी, उस पर छूने नहीं देगी अपने पति को। सती सावित्री बनती है। नशे में धुत नरेश उलूल जुलूल बकते हुए आरती को दबोचने की चेष्टा में उस पर चढ़ गया। आरती की गर्दन पर शिकंजा कसते हुए बोला, यार दोस्तों के साथ तो खूब ही करती है और पति के पास आते ही रोनी सूरत बना लेती है। सुन, मुझे एक बेटा चाहिए, यदि सीधे से नहीं मानी तो जान ले लूँगा। नशे में चूर नरेश को एहसास ही नहीं था कि उसने आरती की गर्दन को कसकर दबा रखा है। दर्द से छटपटाती आरती खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अंत में उसने खुद को छुड़ाने के लिए नरेश की जांघों के बीच कसकर लात मारी। दर्द से तड़पते हुए नरेश एक तरफ गिर गया। मौका पाते ही आरती पलंग से उतरकर भागी और फिर जोर से चिल्लाते हुए बोली, नहीं पैदा करनी तुम्हारे जैसे जानवर से एक और संतान। मेरे लिए मेरी बेटी ही सब कुछ है। नरेश जब तक अपने आप को संभालता, आरती ने कमरे से बाहर आकर दरवाजे की कुंडी लगा दी। हर रात यही दोहराया जाता था, पर आज पहली बार आरती ने कोई प्रतिक्रिया दी। मगर अब उसे डर लग रहा था, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी 4 साल की नन्ही बेटी के लिए भी। फिर क्या करे क्या नहीं की चिंता से उभरते हुए उसने तुरंत घर छोड़ने का फैसला ले लिया। उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसका अंजाम वह खुद भी नहीं जानती थी, पर इतना जरूर था कि इससे बुरा तो भविष्य नहीं होगा। आरती ने जल्दी जल्दी अलमारी में छिपा कर रखे रुपए निकाले और फिर नन्ही परी को शॉल से ढककर घर से बाहर निकल गई। निकलते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह घर जिसमें उसने 7 साल गुजार दिए थे कभी अपना हो ही नहीं पाया। फरवरी की कड़ाके की ठंड और सन्नाटे में डूबी सड़क ने उससे ठंड से ज्यादा डर से कपा दिया। पर अब वापस जाने का मतलब था अपनी जान गंवाना, क्योंकि आज की उसकी प्रतिक्रिया ने पति के पौरुष को, उसके अहम को चोट पहुंचाई है और इसके लिए अब वह उसे कभी माफ नहीं करेगा। यही सोचते हुए आरती ने कदम आगे बढ़ा दिए, पर कहाँ जाए कैसे जाए सवाल निरंतर उसके मन में चल रहे थे। नन्ही सी परी उसके गले में चिपकी हुई ठंड से कांप रही थी। आस पड़ोस के किसी घर में जाकर वह तमाशा नहीं बनना चाहती थी। ऑटो या किसी अन्य सवारी की तलाश में वह मेन सड़क तक आ चुकी थी, पर कहीं कोई नहीं था। अचानक उसे किसी का ख्याल आया कि शायद इस मुसीबत की घड़ी में वे उसकी मदद करें, पर क्या उन्हें उसकी याद होगी। कितना समय बीत गया, कोई संपर्क भी तो नहीं रखा उसने। जो भी वो एक बार कोशिश करके देखती हूँ, उसने मन में ही सोचा। आसपास कोई पीसीओ न देख आरती थोड़ा आगे बढ़ गई। मोड़ पर ही एक निजी अस्पताल था, शायद वहां से फोन कर सके। सामने लगे साइन बोर्ड को देख कर आरती ने आश्वस्त होकर तेजी से अपने कदम उस ओर बढ़ा दिए, पर किसी ने फोन नहीं करने दिया या वैभव जी ने फोन नहीं उठाया तो रात भी तो कितनी हो गई। यह सब सोचते हुए आरती ने अस्पताल में प्रवेश किया। स्वागत कक्ष की कुर्सी पर एक नर्स बैठी ऊँघ रही थी। माफ़ कीजिएगा, अपने ठंड से जमे हाथ से उससे धीरे से हिलाते हुए आरती ने कहा। कौन है? चौंकते हुए नर्स ने पूछा। फिर आरती को बच्ची के साथ देख उसे लगा कोई मरीज है, अतः अपनी मासूम सी मुस्कान बिखेरते हुए पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जी, मुझे एक ज़रूरी फ़ोन करना है, आरती ने विनती भरे स्वर में कहा। पहले तो नर्स ने आनाकानी की, पर फिर उसका मन पसीज गया, अतः उसने फ़ोन आगे कर दिया। परी को वहीं सोफे पर लिटाकर आरती ने वैभव जी का नंबर मिलाया। घंटी बजती रही, पर फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। आरती का दिल दुखी होने लगा कि कहीं नंबर बदल तो नहीं गया। अब कैसे वह बचाएगी खुद को और इस नन्ही सी जान को। उसने एक बार फिर से नंबर मिलाया।
उधर घंटी बजती रही और इधर तरह तरह के संयम आरती के मन में चलते रहे। निराश होकर वह रिसीवर रखने वाली थी कि दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी आवाज़ आई, हेलो। आरती सोच में पड़ गई कि बोले या नहीं। तभी फिर से हेलो की आवाज़ ने उसकी निंद्रा तोड़ी तो उसने धीरे से कहा, मैं आरती। तुमने इतनी रात गए फ़ोन किया और वह भी अनजान नंबर से। सब ठीक तो है? तुम कैसी हो? परी कैसी है? नरेश जी कहाँ हैं? ढेरों सवाल वैभव ने एक ही सांस में पूछ डाले। जी मैं जीवन ज्योति अस्पताल में हूँ। क्या आप अभी यहाँ आ सकते हैं? आरती ने रूंधे गले से पूछा। हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, तुम वहीं इंतज़ार करो, कह वैभव ने रिसीवर रख दिया। आरती ने रिसीवर रख कर नर्स से फ़ोन के भुगतान के लिए पूछा तो नर्स ने मना करते हुए कहा, मैडम आप आराम से बैठ जाएं, लगता है आप किसी हादसे का शिकार हैं। नर्स की पैनी नज़रों को अपनी गर्दन पर महसूस कर आरती ने गर्दन को आंचल से ढक लिया। नर्स द्वारा कॉफ़ी दिए जाने पर आरती चौंक गई। पी लीजिए मैडम, बहुत ठंड है, नर्स बोली। गर्म कॉफ़ी ने आरती को थोड़ी राहत दी। फिर वह नर्स की सहृदयता पर मुस्कुरा दी। इसी बीच वैभव अस्पताल पहुंच गए। आते ही उन्होंने परी के बारे में पूछा। आरती ने सो रही परी की तरफ इशारा किया तो वैभव ने लपक कर उसे गोद में उठा लिया। नर्स ने धीरे से वैभव को बताया कि किसी ने आरती के साथ दुर्व्यवहार किया है क्योंकि इनके गले पर नीला निशान पड़ा है। नर्स को धन्यवाद देते हुए वैभव ने परी को और कसकर चिपका लिया। बाहर निकलते ही आरती ठंड से कांप उठी। तभी वैभव ने उसे अपनी जैकेट देते हुए कहा, पहन लो वरना ठंड लग जाएगी। आरती ने चुपचाप जैकेट पहन ली और उनके पीछे चल पड़ी। कार की पिछली सीट पर परी को लिटाते हुए वैभव ने आरती को बैठने को कहा, फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। वैभव के घर पहुंचने तक दोनों खामोश रहे। कार के रुकते ही आरती परी को निकालना चाहा, पर वैभव ने उसे घर की चाबी देते हुए दरवाज़ा खोलने को कहा और फिर खुद धीरे से परी को उठा लिया। घर के अंदर आते ही उन्होंने परी को बिस्तर पर लिटाकर रजाई से ढक दिया। आरती ने कुछ कहना चाहा तो उसे चुप रहने का इशारा कर एक कंबल उठाया और बाहर सोफे पर लेट गए। दुविधा में खड़ी आरती सोच रही थी कि इतनी ठंड में घर का मालिक बाहर सोफे पर और वह उनके बिस्तर पर इतनी रात गए वह उनसे कोई तर्क भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप परी के पास लेट गई। लेटते ही उसे एहसास हुआ कि वह बुरी तरह थकी हुई है। आंखें बंद करते ही नींद ने दबोच लिया। सुबह रसोई में बर्तनों की आवाज़ से आरती की नींद खुल गई। बाहर निकलकर देखा वैभव चाय नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। आरती शॉल ओढ़कर रसोई में आई और धीरे से बोली, आप तैयार हो जाएं, ये सब मैं कर देती हूँ, मुझे आदत है, तुम थोड़ी देर और सो लो, वैभव ने जवाब दिया। आरती ने अपनी भर आई आँखों से वैभव की तरफ देखा। इन आँखों के आगे वे पहले भी हार जाते थे और आज भी हार गए। फिर चुपचाप बाहर निकल गए। वैभव के तैयार होने तक आरती ने चाय नाश्ता तैयार कर मेज पर रख दिया। नाश्ता करते हुए वैभव ने धीरे से कहा, बरसों बाद तुम्हारे हाथ का बना नाश्ता कर रहा हूँ। और फिर चाय के साथ आंसू भी पी गए। जाते जाते आरती की तरफ देख बोले, मैं लंच ऑफिस में करता हूँ, तुम अपना और परी का ख्याल रखना और थोड़ी देर सो लेना। और फिर ऑफिस चले गए। दूर तक आरती की नज़रें उन्हें जाते हुए देखती रही, ठीक वैसे ही जैसे 4 साल पहले देखा करती थी जब वे पड़ोसी थे। तब कई बार वैभव ने आरती को नरेश की क्रूरता से बचाया था। इसी दौरान दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति कोमल भावनाएं पनपी थीं, पर आरती को उसकी मर्यादा ने और वैभव को उसके प्यार ने कभी इजहार नहीं करने दिया, क्योंकि वैभव आरती की बहुत इज्जत भी करते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके कारण आरती की किसी मुसीबत में फंस जाए। यही सब सोचते आँखों में भर आए आंसुओं को पोंछकर आरती ने दरवाज़ा बंद किया और फिर परी के पास आकर लेट गई।
पता नहीं कितनी देर सोती रही। परी के रोने से नींद खुली तो देखा 12 बज रहे थे। जल्दी से उठकर उसने परी को गर्म पानी से नहलाया और फिर दूध गर्म करके दिया। बाद में पूरे घर को व्यवस्थित कर खुद नहाने गई। पहनने को कुछ नहीं मिला तो सकुचाते हुए वैभव की अलमारी से उनका ट्रैक सूट निकालकर पहन लिया और फिर टीवी चालू कर दी। वैभव ऑफिस तो चले आए थे, पर नन्ही परी और आरती का ख्याल उन्हें बार बार आ रहा था। तभी उन्हें ध्यान आया कि उन दोनों के पास तो कपड़े भी नहीं हैं। नई जगह परी भी तंग कर रही होगी। यही सब सोचकर उन्होंने आधे दिन की छुट्टी ली और फिर बाजार से दोनों के लिए गर्म कपड़े, खाने का सामान लेकर वे स्टोर से बाहर निकल ही रहे थे कि एक खूबसूरत गुड़िया ने उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, तो उन्होंने उसे भी पैक करवा लिया और फिर घर चल दिए। दरवाज़ा खोलते ही आरती चौंक गई। वैभव ने मुस्कुराते हुए सारा सामान नीचे रखा। नन्ही सी परी को खिलौने वाली गुड़िया दिखाई। गुड़िया खिलौना पाकर परी खुश हो गई और उसी में रम गई। वैभव ने आरती को सारा सामान दिखाया। बिना उससे पूछे ट्रैक सूट पहनने के लिए आरती ने माफ़ी मांगी तो वैभव ने हंसते हुए कहा, एक शर्त पर, जल्दी कुछ खिलाओ, बहुत तेज भूख लगी है। सिर हिलाते हुए आरती रसोई में घुस गई। जल्दी से पुलाव और रायता बनाने लग गई। जितनी देर उसने खाना बनाया उतनी देर तक वैभव परी के साथ खेलते रहे। एक प्लेट में पुलाव और रायता लाकर उसने वैभव को दिया। खाते खाते वैभव ने एक का एक सवाल किया, और कब तक इस तरह जीना चाहती हो? इस सवाल से सकपकाई आरती खामोश बैठी रही। अपने हाथ से आरती के मुंह में पुलाव डालते हुए वैभव ने कहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं और परी तुम्हारे साथ हैं। मैं जानता हूँ सभी सीमाएं टूट गई होंगी, तभी तुम इतनी रात को इस तरह निकली। पत्नी होने का अर्थ गुलाम होना नहीं है। मैं तुम्हारी स्थिति का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता हूँ। तुम जहाँ चाहो मैं तुम्हें वहाँ सुरक्षित पहुँचा दूँगा, पर अब उस नर्क से निकलो। वैभव जानते थे आरती का अपना कहने को कोई नहीं है इस दुनिया में, वरना वह कब की इस नर्क से निकल गई होती। आरती को वैभव की बेइंतहा चाहत का अंदाजा था और वह जानती थी कि वैभव कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। इसीलिए तो वह इतनी रात गए उनके साथ बेझिझक आ गई थी। नरेश मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, सिसकाते हुए आरती ने कहा, और फिर पिछली रात घटी घटना की पूरी जानकारी वैभव को दे दी। गर्दन में पड़े नीले निशान को सहलाते हुए वैभव की आंखों में आंसू आ गए। तुमने इतनी हिम्मत दिखाई है आरती, तुम एक बार फैसला कर लो। मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं सब संभाल लूँगा। कहते हुए आरती को अपनी बाहों में लेकर उस नीले निशान को चूम लिया। हाँ में सिर हिलाते हुए आरती ने अपनी स्वीकृति दे दी और फिर वैभव के सीने पर सिर टिका दिया। अगले ही दिन अपने वकील दोस्त की मदद से वैभव ने नरेश के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। सजा के डर से नरेश ने चुपचाप तलाक की रजामंदी दे दी। वैभव के सीने पर सिर रखकर रोती आरती का गोरा चेहरा सिंदूरी हो रहा था। आज ही दोनों ने अपने दोस्तों की मदद से रजिस्टर के दफ्तर में शादी कर ली थी। निश्चित सी सोती आरती का चमकता चेहरा चूमते हुए वैभव ने धीरे से करवट ली कि आरती की नींद खुल गई। पूछा, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? 1 मिनट, अभी आता हूँ मैं, बोलते हुए वैभव बाहर निकल गए और फिर कुछ ही देर में वापस आ गए। उनकी गोद में परी थी। नींदी सी परी को दोनों के बीच सुलाते हुए उन्होंने कहा, हमारी बेटी हमारे पास सोएगी, कहीं और नहीं। वैभव की बात सुनकर नन्ही परी नींद में भी मुस्कुराने लग गई और वैभव के गले में हाथ डालकर फिर सो गई। बाप बेटी को ऐसे सोते देख आरती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुस्कुराते हुए उसने भी आंखें बंद कर ली। नई सुबह के स्वागत